गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की। यहां पर आज हमारा है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, यानी व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इन सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखिए, आप लोगों से मैं यही आशा कर रहा हूँ कि आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं एक प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में आके मुझे निसंकोच बता सकते हैं कि सर हम यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताइए। इसके अलावा देखिए, मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं कि आप लोग नोट्स मेरे साथ के साथ अगर बनाते रहेंगे तो यकीन मानिए आपके एक प्रॉपर वे में नोट्स बन जाएंगे और आपका बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और आप ये सोच के बैठे हैं कि हम एंड में नोट्स बनाएंगे तो फिर मान लीजिए वो एंड ही हो जाएगा आपका, फिर नोट्स कभी नहीं बनने वाले आप। तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप डेली आपको नोट्स बनाने हैं, कोशिश आपको यही करनी है कि आपको डेली नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 10। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नोट करना है हमें। देखिए, यहाँ पर स्टार्ट होता है चैप्टर आपका। तो यहाँ चैप्टर है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे व्यापार से शुरू होता है ये। ठीक है, देखिए, जो पुराने समय में व्यापार था, पुराने समय में भारत का जो व्यापार था वो भारत में दक्षिण भारत जो था वो सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जो पुराने समय में दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, अब पहले पॉइंट में सब पॉइंट आप नोट करेंगे, पहले पॉइंट में जो है अगला सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे वो लोग काले सोने के नाम से बुलाते थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में आप सभी के जो व्यंजन बनते हैं, त्योहारों के व्यंजन बनते हैं या फिर डेली रूटीन में जो आपका भोजन बनता है, तो आप पाते होंगे या कंपेयर करके देखिए, कभी यूट्यूब वगैरह पे देखिए, अमेरिका वगैरह है या फिर यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं वो मसाले इतने नहीं खाते जितना हम मसाले खाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि अलग अलग मसालों में अलग अलग विटामिन हैं, अलग अलग खनिज लवण हैं, अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, वो हम सब खा रहे हैं। लेकिन वो लोग इतना नहीं खाते हैं। वो मतलब मैंने देखा है, कभी मिर्च डाल लेंगे, कभी नमक डाल, मतलब उनका अलग ही टाइप का है, मतलब अपने यहाँ की जैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है, यानी कि हमारा ये जो खान पान का कल्चर भी हमारा काफ़ी स्ट्रांग रहा है पुराने समय से। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। पहले पॉइंट का ही सब पॉइंट है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब चलिए सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप हेडिंग यहाँ पे हेडिंग डलवाना भूल गया, यहाँ पे आप डाल दीजिए, हेडिंग ऊपर डाल दीजिए व्यापार और व्यापारी। यहाँ पे आपकी हेडिंग है आज की, व्यापार और व्यापारी। ठीक है, व्यापार और व्यापारी, ये आपकी हेडिंग है आपकी। ठीक है, आपने डाल दी होगी हेडिंग। अब सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। देखिए, इस समय यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, व्यापारियों ने भारत तक पहुंचने के कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। यानी कि जो व्यापारी थे उस समय, जो आपके यूरोपियन कंट्रियों से आते थे या फिर अरब जैसे देशों से आते थे, उन्होंने भारत तक पहुंचने के कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। जैसे आज की तरह जहाज तो थे नहीं, यानी मोटर जो आपके आज की तरह जहाज है, इंजन वाले जहाज है, वैसे जहाज तो थे नहीं, पर वो पतवार वाले जहाज हुआ करते थे, यानी हवा के अकॉर्डिंग चलने वाले। जिधर की हवा चल पड़ी उधर ही को जहाज चल पड़ा। उस समय ऐसे जहाज हुआ करते थे। ठीक है, तो इन व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से जो यात्री थे वो अफ्रीका, यानी कि जो यात्री थे वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो भारत की तरफ आता है, भारत के केरल की तरफ आता है। इससे क्या होता था, वो लोग भी उनकी उनकी नाव थे या जहाज थे, वो हमारे जो कोस्टल एरिया है, भारत के जो कोस्टल राज्य हैं, वहां पर आके पश्चिमी घाट पर आके रुक जाते थे उनके। ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। देखिए, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि जो यूरोपियन कंट्रियन के जो थे या फिर अफ्रीकी देशों के जो व्यापारी थे या फिर जो अरब कंट्री के व्यापारी थे, वो कौन से मानसून में चलना पसंद करते थे, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है आपका समुद्र तटों से लगे राज्य, यानी भारत के समुद्र तटों से लगे राज्य, ये आपकी हेडिंग है। आपको पता होगा कि भारत के जो लगभग 9 स्टेट जो हैं, यानी कि 9 स्टेट भारत के जो हैं वो कोस्टल एरिया बनाते हैं, यानी कि समुद्र तट बनाते हैं। समुद्र तट से उनकी सीमा लगी हुई है, जिसमें पहला गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल।
ऐसे करके 9 राज्य आपके जो हैं ये भारत के जो है समुद्र तटों से लगे हुए हैं, भारत के यानी कि समुद्र तटों से लगे हुए राज्य हैं, भारत के 9 राज्य हैं ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, समुद्र तटों से लगे राज्य में पहला पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पर, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। ठीक है, और इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है, इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट आपको नोट करना है, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। यानी कि नदियों का जो मैदानी इलाका है, मैदानी इलाकों में यहाँ पे कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। अच्छा, आपको कमेंट में नहीं बता ही दे रहा हूँ, कावेरी को दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी है तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, कावेरी को दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यानी संगम कविताएं जो हैं इनमें मुवेंदार, यानी संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है, और यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तो आप नोट करेंगे, संगम कविताओं में मुवेंदार, संगम कविताओं में मुवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया है। ठीक है, संगम कविताओं में मुवेंदार एक तमिल शब्द है। ठीक है, संगम कविताओं में मुवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। ठीक है, अब इसी में थर्ड पॉइंट में ही आप सब पॉइंट करके लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे। देखिए, इसका प्रयोग जो था तीन शासक परिवारों के लिए, यानी इसका प्रयोग तीसरे पॉइंट में ही पहला सब पॉइंट है आपका, तीसरे पॉइंट में ही पहला सब पॉइंट है आपका, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। कौन कौन से तीन शासक परिवार के मुखिया हैं? ये थे चोल, चेर और पांडे। ठीक है, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं चोल, चेर तथा पांड्य के लिए किया गया है। ठीक है, आपने थर्ड का पहला सब पॉइंट है वो आपने नोट कर लिया। सेकंड यहां पर है, यानी कि इसी में सेकंड सब पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में सेकंड सब पॉइंट में, यानी कि ये जो थे ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। यानी कि ये जो राजा थे चोल, चेर और पांड्य, आज से करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो आप यहां पर सेकंड सब पॉइंट, तीसरे का सेकंड सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, आप चौथा पॉइंट यहां पे नोट करेंगे। चौथा पॉइंट यहां पर तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। तीनों मुखियाओं के दो सत्ता केंद्र थे, यानी तीनों मुखियाओं के दो सत्ता केंद्र थे, जिनमें मैं नोट करवाऊं, जिनमें चोलों का पत्तन जो था पुहार या कावेरी पट्टनम था, जिनमें चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम था, और दूसरा था जो था वो पांड्यों की राजधानी मदुरै, महत्वपूर्ण थे। देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, चौथा पॉइंट, तीनों मुखियाओं के दो सत्ता केंद्र थे, जिनमें चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम तथा पांड्यों की राजधानी मदुरै महत्वपूर्ण थे। तो आपका चौथा पॉइंट यहां पे कंप्लीट हो जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा पॉइंट डालेंगे। पांचवा पॉइंट आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, ये जो चोल, चेर और पांड्य थे, यानी कि ये मुखिया बोले जाते थे दक्षिण के, तो ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। यानी कि ये नियमित कर नहीं लेते थे, इसके बजाय वो उपहारों की मांग करते थे, और कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। ये यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, पांचवा पॉइंट, कि ये जो मुखिया थे चोल, चेर और पांड्य, ये नियमित करके बजाय लोगों से उपहारों की मांग करते थे, और कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल के लाते थे। ठीक है, तो आपका पांचवा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब अगली हेडिंग है जो आपकी, ये है सातवाहन राजवंश, यानी अगली अब डालेंगे यहाँ पर अगली हेडिंग जो आपकी है, ये है सातवाहन राजवंश। ठीक है, सातवाहन राजवंश, इसके बारे में आप चैप्टर 8 में पहले देख चुके हैं, झलक इसकी देख चुके हैं, लेकिन यहां पर आप इसे पढ़ने को मिल रहा है, सातवाहन राजवंश। ठीक है, यह हेडिंग डाल दीजिए, सातवाहन राजवंश। देखिए, यहां पर लिखा है, इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। यानी किसके 200 वर्षों बाद?
चोल, चेर और पांड्य के 200 वर्षों बाद, यानी चोल, चेर और पांड्य का राज्य जो था वो आज से 2300 साल पहले था, आज से 2300 साल पहले था। अब इनका राज्य इनसे 200 साल बाद, यानी कि लगभग आज से 2100 साल पहले। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेट इतिहास में जो तारीखें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बिना तारीखों का इतिहास हो ही नहीं सकता। तो तारीखें ही अगर आप तारीखों में अगर आप घूम गए तो यकीन मानिए आप इतिहास फिर समझ नहीं पाएंगे। तो तारीखों को अपने माइंड में क्लियर करके चलिए। मैं बार बार यहाँ रिपीट करने का रीजन यही है कि ताकि आप भूले ना। यानी कि यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? यहाँ पे तुलना कर रहे हैं चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य के 200 वर्षों बाद। चोल, चेर और पांड्य का शासन कब, कितने समय पहले था? करीब 2300 साल पहले था। तो इनके 200 वर्षों बाद, यानी कि आज से 2100 साल पहले, ठीक है, यानी कि आज से 2100 साल पहले। तो आप अब लिखेंगे इसमें सातवाहन राजवंश में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट डाल के चोल, चेर तथा पांड्य, यानी चोल, चेर तथा पांड्य के लगभग 200 वर्षों के बाद, चोल, चेर तथा पांड्य के लगभग 200 वर्षों के बाद, ठीक है, यानी चोल, चेर तथा पांड्य के लगभग 200 वर्षों के बाद, अब ब्रैकेट में यहां लिखेंगे यानी 2100 साल पहले, यानी 2100 साल पहले। ये मैंने आपकी याददाश्त के लिए लिखवा रहा हूं क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो अगर भूल जाएंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट चोल, चेर तथा पांड्य के लगभग 200 वर्षों बाद, ब्रैकेट में यानी 2100 साल पहले, ठीक है, यानी 2100 साल पहले, ब्रैकेट बंद। अब इसके आगे लिखेंगे पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। फिर से लाइन बोल रहा हूं पूरी, चोल, चेर तथा पांड्य के लगभग 200 वर्षों के बाद, ब्रैकेट में यानी 2100 साल पहले, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया यहां पे। सेकंड पॉइंट है यहां पर आपका, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, ठीक है। अब इसके बारे में हम पता कहां से चलता है? देखिए सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट करके आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट करके पता करके, सॉरी सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे। इसके बारे में हमें, यानी इसके बारे में इसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ही सब पॉइंट करके लिखेंगे, उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है, उसके बारे में उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया यहां पे। थर्ड पॉइंट है यहां पर, थर्ड पॉइंट है आपका, देखिए जो सातकर्णी जो थे, यानी सॉरी जो सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक थे, यानी कि सातकर्णी और अन्य सभी जो सातवाहन शासक थे वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे सातकर्णी और, मैं लिख दे रहा हूं, सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अब तीसरे पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे, पहला सब पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में पहला सब पॉइंट है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ डाल के डैश लगा दीजिए, दक्षिणापथ लगा के डैश लगा दीजिए। इसका मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तीसरा पॉइंट है आपका कि सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अब तीसरे पॉइंट का पहला सब पॉइंट है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ में लिख लीजिए दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे, तीसरे का सेकंड सब पॉइंट है यहाँ पे, सेकंड सब पॉइंट है, ठीक है, तीसरे का सेकंड सब पॉइंट है श्री, जो आपके सेकंड सब पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये सेकंड सब पॉइंट यहां से है, पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। सेकंड सब पॉइंट है यहां पर तीसरे का, पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था, यानी पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए दक्षिणापथ जो नाम था वही प्रचलित था उस समय। अब यहां पे तीसरा पॉइंट आपने कवर कर लिया, तीसरे पॉइंट में दो सब पॉइंट थे वो कवर कर लिए। अब आपका चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है आपका, यहां पर लिखना है श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, यानी कि सातकर्णी जो थे इन्होंने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी,
ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट था। तो आपका सातवाहन राजवंश यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी सातवाहन राजवंश की नींव आज से 2100 साल पहले पड़ी थी, यानी कि चोल, चेर और पांड्य के लगभग 200 सालों के बाद पड़ी थी। ठीक है, और इसका अभिलेख हमें, इसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है, इसकी माता का अभिलेख है, यानी कि इसकी माता जो है, इसकी माता का नाम है बलश्री, उनके अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है, सातकर्णी के बारे में। ठीक है, तो ये सब आप लिख चुके हैं यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हेडिंग है आपकी, ये हेडिंग है आपकी रेशम मार्ग। रेशम मार्ग अगली हेडिंग है। ठीक है, रेशम मार्ग आपने हेडिंग डाल ली। तो देखिए रेशम के बारे में आप जानते होंगे, साइंस में पढ़ा भी होगा कि रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, नहीं रेशम बनाने की जो निर्माण तरीका है इसका, कि रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाला जाता है, इससे सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। देखिए रेशम बनाने की जो तकनीक थी, यानी रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार, तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो आप पहला पॉइंट आप कर लिखेंगे यहाँ पर, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 साल पहले हुआ। ठीक है, नहीं रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। सेकंड पॉइंट यहां पे आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, जिस रास्ते से जो ये लोग थे, जिस रास्ते से लोग पश्चिमी देशों में रेशमी कपड़े ले जाते थे, वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसा कि देखिए मैं बता रहा हूं, पहले क्या था, 7000 साल पहले ये तकनीक ये थी, केवल चाइना के पास थी, तो उन्होंने हजारों सालों तक इस तकनीक को दुनिया तक छुपाए रखा। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई चीज अच्छी होती है तो वो छुपती नहीं है ज्यादा दिनों तक। तो क्या था कि भाभी चाइना में जैसे अपने भारत में तमाम व्यापारी है, ठीक उसी तरह से चाइना से भी व्यापार था, तो चाइना में भी बाहर के लोग आते थे, तो वहां पर रेशम से बने वस्त्रों की तरफ वो बहुत लालायत होते थे, बहुत ज्यादा उन्हें पसंद आते थे। ऐसे करके जो रेशम था वहां का, वो अन्य देशों में निर्यात होने लगा। धीरे धीरे करके वो लोग जिस रास्ते से गए, उस रास्ते को रेशम रूट के नाम से, सिल्क रूट के नाम से जाना जाने लगा। तो आप सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में लिखवा रहा हूं, जिस रास्ते से ये लोग, ठीक है, पश्चिमी देशों में रेशमी कपड़े ले जाते थे, यानी जिस रास्ते से ये लोग पश्चिमी देशों में रेशमी कपड़े ले जाते थे, ठीक है, पश्चिमी देशों में रेशमी कपड़े ले जाते थे, वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सेकंड पॉइंट, जिस रास्ते से लोग पश्चिमी देशों में रेशमी कपड़े ले जाते थे, वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है, यहां पे आपका थर्ड पॉइंट है, करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। यानी आज से करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। ठीक है, और देखिए वहां पर जो रोम में ये कपड़े पहने जाते थे, ये वहां पे सस्ता नहीं पड़ता था, ये बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ता था। महंगा पड़ने का रीजन ये था कि चीन से जब इसे जो आयात किया जाता था, तो ये तमाम दुर्गम रास्तों से होकर लाते थे इसे व्यापारी, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारे लुटेरे, डाकू वगैरह इन सबसे सामना होता था, तो ये सस्ता नहीं पड़ता था, काफी महंगा इन लोगों को पड़ता था। तो अब थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है, अब चौथे पॉइंट का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे, चौथे पॉइंट का पहला सब पॉइंट है, देखिए मैंने बता दिया है आपको, सब पॉइंट का जो निशान है मैं इस तरह से बनाता हूं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है किसी का सब पॉइंट है, ये आपका साइन है ये। ठीक है, तो चौथे का पहला सब पॉइंट है, आप करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, इनका कुषाणों का शासन था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, किनका, कुषाणों का शासन था। तो यहां पे चौथे का पहला पॉइंट सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। सेकंड पॉइंट है, आप सब पॉइंट है यहां पे, सेकंड सब पॉइंट है, पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। ठीक है, पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। ठीक है, तो यहां चौथे का सेकंड सब पॉइंट आपने कवर कर लिया। थर्ड सब पॉइंट है, यहां पे थर्ड सब पॉइंट है,
इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। ठीक है, चौथा सब पॉइंट आप लिखेंगे इसी में, चौथे पॉइंट में चौथा सब पॉइंट है आपका, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी आप जो पढ़ रहे हैं ये आपको बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। यकीन मानिए आपने 6, 7, 8 के नोट्स बना लेंगे तो आपका जो आपका एंसाइंट मिडाइवल वाला है बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा पोर्शन, यानी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत उसका उत्तर दे देंगे वहां पर। ठीक है, तो इसका चौथा सब पॉइंट है कि इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए इसके आगे, सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। ब्रैकेट में लिख लीजिए इसके आगे, इस सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। तो आपका यहां पर आज रेशम मार्ग वाला ये पोर्शन ये भी कंप्लीट हो गया, यानी रेशम मार्ग की जो हेडिंग थी और कुषाण शासकों का जो समय काल था वो भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी अगली हेडिंग है बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार, इसके बारे में हम जानेंगे। बौद्ध धर्म का प्रसार है अगली हेडिंग आपकी। ठीक है, ये आप डाल लीजिए, बौद्ध धर्म का प्रसार। पहला पॉइंट देखिए यहां पे लिखेंगे, पहला पॉइंट बौद्ध धर्म का प्रसार में, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। यानी कुषाणों का देखिए, जो आपके जो कुषाण थे, यानी कुषाणों का जो शासनकाल था करीब 2000 साल पहले रहा है और इसमें इनके कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा जो हुआ है वो कनिष्क हुआ है। तो इसका शासन करीब 1900 साल पहले शासन किया इसने। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। ठीक है, सेकंड है पॉइंट यहां पर, सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिए, कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें विद्वान, यानी जिसमें विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे, जिसमें विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है, कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। थर्ड पॉइंट है आपका यहां पर थर्ड पॉइंट है बुद्ध चरित, ब्रैकेट में लिख लीजिए बुद्ध की जीवनी। थर्ड पॉइंट है बुद्ध चरित, यानी बुद्ध की जीवनी ब्रैकेट में कर दीजिए, यहां लिख लीजिए बुद्ध की जीवनी के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए बुद्ध चरित, ब्रैकेट में बुद्ध की जीवनी के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब यहां पे देखिए तीसरे पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे, अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, नहीं अश्वघोष व अन्य विद्वान संस्कृत में अब लिखने लगे। यानी पहले क्या था, ये प्राक भाषा में लिखते थे, यानी जो प्राकृतिक भाषा थी जो आम जन समझते उसमें लिखते थे, लेकिन अब जो कनिष्क के शासनकाल में आते आते तो अश्वघोष इनके दरबारी कवि थे और अन्य बौद्ध विद्वान थे, इन लोगों ने अब संस्कृत भाषा में लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर तीसरे का सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा, अश्वघोष व अन्य विद्वान अब संस्कृत में लिखने लगे। चौथा पॉइंट है आपका यहां पर, चौथा पॉइंट आप डालेंगे यहां पर, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी, कौन कौन सी थी वो आप लिखेंगे यहां पर। ठीक है, पहला सब पॉइंट इसमें डालेंगे, पहले यहां पे पहला, चौथे पॉइंट में पहला सब पॉइंट आपका जो है उसमें लिखेंगे, अब बुद्ध की उपस्थिति, यानी कि अब जो है अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। यानी कि अब यहां पे लिखेंगे चौथे पॉइंट में कि अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। चौथा पॉइंट, चौथे का पहला सब पॉइंट है आपका, इसमें लिखेंगे अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, चौथे का पहला सब पॉइंट है। ठीक है, ये चौथे पॉइंट का पहला सब पॉइंट है, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें लिखेंगे आगे बढ़ाकर, अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी।
या बनाई गई, जाने लगी छोड़ो, बनाई गई। ठीक है, यानी कि आपका चौथे का पहला सब पॉइंट है, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट यहां पर सेकंड सब पॉइंट है, चौथे का सेकंड सब पॉइंट है। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट में आप लिखेंगे बोधिसत्व। बोधिसत्व में ब्रैकेट में लिख लीजिए बोधिसत्व। देखिए सेकंड पॉइंट है आपका जो सब पॉइंट है ये बोधिसत्व, इसमें जो है ब्रैकेट में लिखिए बोधिसत्व को आगे ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना। बोधिसत्व के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना में परिवर्तन। ठीक है, चौथे का यानी कि सेकंड सब पॉइंट है कि बोधिसत्व ब्रैकेट में ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना यानी बोधिसत्व में परिवर्तन। ठीक है, मैं परिवर्तन। ठीक है, अब मैं परिवर्तन के बाद अब विराम लगा के आगे लिखेंगे इसमें आप विराम लगा के इसी में आगे लिखेंगे। देखिए अब वो क्या था, अब वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। यानी कि पहले क्या था, पहले जो बुद्ध ने बताया था, जो बोधिसत्व का मार्ग बताया था, वो ये था कि आपको गृह त्याग करना होगा, गृह त्याग करके रहना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे परिवर्तन आया। यहाँ पे क्या हुआ, समय के साथ परिवर्तन ये आया कि अब लोग घर को ना छोड़कर घर में ही साधना करने लगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब इसका जो प्रभाव ये पड़ा कि अब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने लगे। पहले क्या था, थोड़ा साधना के नियम कठिन थे, यानी घर को त्यागना पड़ेगा। अब साधना के नियम कठिन नहीं रह गए, तो अब थोड़ा नियम जो है थोड़े हल्के हो गए, तो नियम तो लोग हर आदमी ने अपना लिया ये। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे का सेकंड सब पॉइंट है, इसमें आप मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोधिसत्व यानी ब्रैकेट में लिखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना में परिवर्तन विराम। अब वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, अब सेकंड सब पॉइंट में ही सब पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट में ही सब पॉइंट है, मैं डबल से डिनोट कर रहा हूं, डबल पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं। सेकंड सब पॉइंट में ही सब पॉइंट है, डबल से डिनोट किया है मैंने। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। ठीक है, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा, ठीक है लिख लीजिए आप, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई, जापान तक फैल गई। ठीक है, यानी कि चौथे का सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया और चौथे के सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट है, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। पांचवा पॉइंट है आपका यहां पर पांचवा पॉइंट है आपका, सॉरी पांचवा पॉइंट आप डालेंगे, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई। ठीक है, यानी कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पांचवा पॉइंट, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई। पांचवा पॉइंट आप फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई। ठीक है, अब पांचवें पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे, पांचवें पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के, यानी इनमें से कुछ गुफाएं इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के, इनमें से कुछ गुफाएं, यानी इनमें से हटा दीजिए, इसमें लिख लीजिए कुछ गुफाएं राजा रानियों। ठीक है, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों के आदेश पर बनाई गई। ठीक है, नहीं पांचवें का सब पॉइंट में लिखेंगे कुछ गुफाएं राजा रानियों, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों के आदेश पर बनाई गई। ठीक है, नहीं पांचवें का सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब छठवां पॉइंट यहां पे पढ़ते हैं, यहां पे छठवां पॉइंट आपका नोट करेंगे आप, यहां पे छठवां पॉइंट आपका जो है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तक तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। छठवां पॉइंट है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ठीक है, अब छठवें पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे,
थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यानी कि जो आपके दक्षिण पूर्व एशिया वाले भागों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो रूप था वो यहाँ पे प्रचलित हुआ था। ठीक है, तो छठवें पॉइंट का सब पॉइंट लिख लीजिए आप, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। सातवां पॉइंट आपका जो है यहां पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन करीब 1600 साल पहले, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन करीब 1600 साल पहले, ठीक है, कौमा स्वयं तसांग जिसे वेनसांग के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं तसांग 1400 साल पहले, और उसके करीब 50 साल बाद इसिंग आया। सातवां पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, चीनी बौद्ध यात्री फाशियन 1600 साल पहले, स्वयं तसांग जिसे वेनसांग के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने माइंड में याद रखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, वेनसांग या ब्रैकेट में वेनसांग लिख लीजिए आप, वैसे इसका नाम स्वयं तसांग था। ठीक है, स्वयं तसांग 1400 साल पहले तथा उसके करीब 50 साल बाद इसिंग भारत आया। ठीक है, सातवां पॉइंट यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। अब सातवें पॉइंट में ही जो है सब पॉइंट आप लिखेंगे, सातवें पॉइंट में सब पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। यानी कि फाशियन जो था चीनी बौद्ध यात्री, इसने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। देखिए, इसके बारे में थोड़ी कहानी है, वो कहानी आप जान लीजिए। इसने जब बंगाल से यात्रा शुरू की थी, बंगाल में जो बंगाली खाड़ी से यात्रा शुरू की थी, तो वहां पर एक तूफान में फंस गया था। ये तूफान में फंसने की वजह से लगभग 13 दिन तक इसका जो जहाज था वो तूफान में फंसा रहा, जिसमें इसकी काफी सारी पांडुलिपियां जो ले गया था भारत से, वो इसकी नष्ट हो गई, वो समुद्र में से फेंकनी पड़ी। उसके बाद ये वहां से तूफान से बंगाल से निकलकर ये जावा के समुद्र में पहुंचा। यानी जावा कहाँ है, इंडोनेशिया में पड़ता है, और जावा के समुद्र में पहुंचा। फिर जावा के समुद्र से जहाज चेंज करके तब जाके चाइना पहुंचा था ये। ठीक है, ऐसे करके पहुंचा था चाइना। ये मैंने स्टोरी थी इसके पीछे की, वो बता दी आपको। तो यहां सातवें का सब पॉइंट है, फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, सॉरी सातवें का सेकंड सब पॉइंट है, वो तो पहला सब पॉइंट था, या सातवें का सेकंड सब पॉइंट है वो आपका, स्वयं तसांग भूमार्ग से ब्रैकेट में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। स्वयं तसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन लौटा। ठीक है, देखिए ये स्वयं तसांग भी तमाम सारी पांडुलिपियां भारत से ले गया था, यानी 600 से ज्यादा पांडुलिपियां ले गया था। अब उसने जब ये घोड़ों पे लादकर सिंध नदी पार कर रहा था, तो इसकी वहां पर नाव पलट गई थी, जिसमें इसकी 50 पांडुलिपियां जो है वहां पे लुप्त हो गई थी। तो ऐसी स्टोरियां हैं इनके पीछे, ये लिखना जरूरी नहीं है, बस इतना जानना जरूरी है कैसे कैसे कौन वापस गया। तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट जो है सातवें का, यानी स्वयं तसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन लौटा। ठीक है, अब अगला यहाँ पे सब पॉइंट है, यहाँ पर वो लिखना जरूरी है। अगला सब पॉइंट है सातवें का तीसरा सब पॉइंट है यहाँ पे, स्वयं तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। यानी कि स्वयं तसांग तथा उसके समकालीन और जो बौद्ध यात्री जो आए थे, उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा था, उसमें अध्ययन किया। ठीक है, अब यहां पर ये आपका सातवें का थर्ड सब पॉइंट था, ये सातवां पॉइंट, यानी पूरा ये बौद्ध धर्म का प्रसार था, ये पूरा जो हेडिंग डलवाई थी, पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नालंदा शिक्षा का केंद्र। नालंदा शिक्षा का केंद्र, ये आपकी अगली हेडिंग है, नालंदा शिक्षा का केंद्र। इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत थोड़ा सा लिखना है। देखिए नालंदा शिक्षा का केंद्र, यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखवा दे रहा हूं। देखिए यहाँ के जो शिक्षक थे वो योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। यानी कि यहाँ के जो आपका जो वेनसांग था, इसने अपनी किताब में इसने इस प्रकार लिखा है इसके बारे में कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का यहाँ पूरी तरह से पालन होता है, और मठ के नियम काफी सख्त हैं। ठीक है, मठ के नियम काफी सख्त हैं, जो सबको मानने पड़ते हैं यहाँ पर, यानी जो सबको मानने पड़ते हैं। पूरे दिन यहाँ पर वाद विवाद चलता रहता है, सॉरी पूरे दिन, अब ये छोड़ दिए, पूरे दिन यहाँ पे वाद विवाद चलता रहता है। मैं बता रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए। देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग जो है अपनी शंकाएं मिटाने के लिए आते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। अगर द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछते हैं, अगर सही उत्तर वो दे देते हैं तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिलती है।
तो आप यहाँ नालंदा शिक्षा केंद्र में आप लिखेंगे आप कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। वे बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं। मठ के नियम बहुत सख्त हैं जो सबको मानने पड़ते हैं। नए आगंतुकों से सबसे पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। सही उत्तर देने पर ही अंदर जाने की अनुमति मिलती है। ठीक है, ये आपका नालंदा शिक्षा का केंद्र आपने एक लाइन में निपटा दिया ये। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी भक्ति की शुरुआत। अगली हेडिंग जो है आपकी ये है भक्ति की शुरुआत। अगली हेडिंग आपने डाल ली होगी भक्ति की शुरुआत। ठीक है, देखिए भक्ति शब्द जो है, भक्ति जो है ये भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। यानी कि पहला पॉइंट आप डाल लीजिए, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। ठीक है, और भक्ति भगवान, देखिए भक्ति जो है भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। पहले पॉइंट में लिखेंगे भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है, और भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। ठीक है, अब इसी में सब पॉइंट, अगला सब पॉइंट इसमें लिखेंगे, यानी पहले में ही सब पॉइंट आप अगला सब पॉइंट लिखेंगे। अगला सब पॉइंट पहली पॉइंट में कि भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। ठीक है, नहीं, भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट यहां पे कवर हो गया पूरा। सेकंड पॉइंट है यहां पे आपका, देखिए भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, भगवत गीता को पंचम वेद भी कहा जाता है। भगवत गीता को पंचम वेद भी कहा जाता है। और मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल आग्रह है आप सभी से, आप लोग जीवन में एक बार समय निकालकर भगवत गीता का पाठ जरूर करें। यानी एक बार आप भगवत गीता जरूर पढ़ें। भगवत गीता के जो उपदेश हैं यकीन मानिए आपकी पूरी दिशा बदल देंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूं, और अभी से नहीं, जब से मैं ग्रेजुएशन में था तभी से भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा झुकाव, काफ़ी सारा झुकाव, मतलब बहुत ज़्यादा झुकाव रहा है मेरा। जो मेरी जो शिक्षा ग्रेजुएशन हुई है उन्हीं की नगरी से हुई है मेरी ग्रेजुएशन, इसकी वजह से मेरा बेसिस लगाव रहा है। ठीक है, तो मैं सभी से आग्रह करता हूं, देखिए इसमें अभी काफ़ी सारे लोग जो ऐसे होंगे जो नॉन हिंदू लोग भी होंगे, यानी मुस्लिम लोग भी होंगे, उनसे भी मेरा आग्रह है। देखिए भगवत गीता कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि आप कोई किसी धर्म विशेष के लिए लिखा गया हो। इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। और एक बात और मैं आपको आश्चर्य की बताना चाहूंगा कि भगवत गीता का जो ज्ञान है इसका प्रयोग केवल और केवल धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, इसका प्रयोग मैनेजमेंट की किताबों में भी होता है। यानी कि आप जो MBA यानी कि IIM वगैरह से MBA वगैरह जो लोग करते हैं वहां पर मैनेजमेंट गुरु बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु बताया गया है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप विवेक बिंद्रा वगैरह के जो बिंद्रा है, तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि आपको प्रोफेशनल स्पीकर हैं, उन सभी के आप व्याख्यान सुनिए या फिर जो किताबें हैं हायर लेवल की, तो वहां पर पाएंगे भगवत गीता के श्लोक वैसे के वैसे ही इंग्लिश की किताबों में लिखे गए हैं। यानी एज इट इज भगवत गीता के श्लोक इंग्लिश की किताबों में लिखे गए हैं। जब मैंने भी देखा तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गया था उस समय। ठीक है, तो भगवत गीता वाकई में आप सभी को पढ़नी चाहिए, और खास करके अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको विशेष करके पढ़नी चाहिए। देखिए भगवत गीता का सबसे बड़ा जो उपदेश है वो एक ही उपदेश मैं फॉलो डेली करता हूं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, बस निष्काम कर्म करो। ये मैं सबसे बोलता हूं, और ये मैं अपने जीवन पर भी यही उतार के चलता हूं मैं। ठीक है, तो यह सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट यहां पे लिखेंगे भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है। सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट है कि भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप डालेंगे यहां पर। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। यानी कि भक्ति मार्ग जो अपनाने वाले लोग थे ये आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर बल देते थे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा ये। चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर इसी में, करीब 1400 साल पहले, करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार ने, करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार ने तमिल में कविता लिखी। ठीक है, इसमें चौथा पॉइंट आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार ने तमिल में एक कविता लिखी। ठीक है, विराम। अप्पार एक वेल्लाल यानी कि धनी भूस्वामी था। वेल्लाल, वेलल्ला या वेल्लाल
यानी बड़ा भूस्वामी था एक, ठीक है। चौथा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार ने तमिल में एक कविता लिखी और अप्पार एक बेल्लाल था या बेलल्ला या बेल्लाल था, ठीक है। तो यहां पर आपका जो भक्ति की शुरुआत थी वो कंप्लीट हो गया पॉइंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला शब्द जो आता है, अगली जो हेडिंग है, या तो आप नोट करके हेडिंग डाल लीजिए या फिर ऐसी हेडिंग डाल लीजिए। ये अगली हेडिंग जो है ये है हिंदू, यानी हिंदू। अगली हेडिंग आप डाल लीजिए हिंदू, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हिंदू शब्द की, जो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है, ठीक है। पहला पॉइंट इसी में लिखेंगे हिंदू में, हिंदू हेडिंग में, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी में लिखेंगे यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यह शब्द अरबों और ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, हिंदू शब्द, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, आप यहां पे नोट कर लेंगे आप, थर्ड पॉइंट हिंदू में यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था, यानी कि उनका जो धार्मिक विश्वास था उस समय, या फिर जो वो जिस किसी गॉड को मानते थे, तो उस समय यही शब्द उनके उस धार्मिक विश्वास और धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था, जिसकी वजह से आज हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को हिंदू धर्म में इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। यानी इसी तरह से कन्वर्ट होता चला गया ये। तो आपने तीनों पॉइंट यहाँ पे लिख लिए हिंदू के में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी अन्यत्र। अन्यत्र में आप देखिए यहाँ पे मैंने फिर से बताया था, अन्यत्र में क्या करते हैं एनसीईआरटी में, उसी समकालीन किसी देश का अध्ययन है, किसी अन्य देश की संस्कृति का अध्ययन यहाँ पे करने को मिलता है, उसी के समकालीन। तो अन्यत्र में आप लिखेंगे करीब 2000 साल पहले, अन्यत्र में पहला पॉइंट है करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। देखिए आप अन्यत्र के आगे लिख लीजिए ईसाई धर्म, अन्यत्र के आगे ब्रैकेट में डाल लीजिए ईसाई धर्म हेडिंग में, ठीक है। ईसाई धर्म, इसके बारे में यानी इसके बारे में आप जानना है, ईसाई धर्म, अन्यत्र के आगे ब्रैकेट में ईसाई धर्म, ठीक है। तो पहला पॉइंट था करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। सेकंड पॉइंट है ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर इनके जो उपदेश हैं, यानी कि इनके जो उपदेश हैं वो बाइबल नामक पुस्तक में मिलते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे इनके उपदेश बाइबल नामक ग्रंथ में हैं, ठीक है। इनके उपदेश बाइबल नामक ग्रंथ में हैं। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, यहां पर इनकी मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। चौथा पॉइंट लिखेंगे इनकी मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म के प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए, ठीक है। यानी कि ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही अंदर भारत के उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर यानी कि जो पश्चिमी एशिया से ईसाई प्रचारक आ गए थे भारत में, ठीक है। पांचवा पॉइंट है यहां पर आपका, पांचवा पॉइंट ये बहुत जरूरी है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पुराने ईसाई जो हैं कौन है, केरल के ईसाई, इन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक इन्हें माना जाता है। तो आप पांचवा पॉइंट लिख लीजिए कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि वे संभवतः पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ईसाई धर्म के बारे में आपने जान लिया पूरा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी जो
ये जो दी हैं ये महत्वपूर्ण तिथियां दी हैं, ये महत्वपूर्ण तिथियां आप हेडिंग डाल के आप नोट कर लीजिए, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है, सब कुछ आपको ATG नोट कर लेना है, जैसा लिखा है वैसे ही आप नोट कर लीजिए। ये देखिए महत्वपूर्ण तिथियां लिखवाने का प्रयोजन ये होता है, कभी कभार जैसे क्या होता है हम लोग जल्दबाजी में होते हैं, तो जल्दबाजी में क्या होता है पूरा कंटेंट नहीं पढ़ते हैं, उस समय ये डेट पढ़ लेंगे तो उतने से ही हमें याद आ जाएगा कि इस समय ये इस कालक्रम में ये घटना घटित हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये लिखवाता हूं। तो महत्वपूर्ण तिथियां हेडिंग डाल लीजिए। रेशम बनाने की कला की खोज जो थी वो लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई थी। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले पूर्व ये हुए। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले हुई। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले हुआ। फाशियन का भारत आगमन 1600 साल पहले हुआ। श्वेन तसांग की भारत यात्रा, अप्पार की शिव स्तुति की रचना ये लगभग 1400 साल पहले हुई। तो देखिए ये था हमारा आज का चैप्टर और ये चैप्टर आज यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो आज ये चैप्टर कौन सा था, ये चैप्टर था आपका 10। अब आपके 2 चैप्टर और रह गए 11 और 12, वो भी आने वाले 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपके क्लास 6 के प्रॉपर वे में नोट्स बन गए। इसी क्रम में क्लास 7th 8th के भी बन जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मेरा कहना बस इतना आपसे ये देखिए, मैं काफी लोग मुझसे आज बोले कमेंट में, मुझे सुनने कमेंट मैंने देखा तो एक बंदे ने कहा कि सर आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने शुरुआत में एनसीईआरटी के नोट्स फ्री में बनवाए, लेकिन बाद में पैसे की डिमांड करने लगे। देखिए मेरा उद्देश्य कोई पैसे का नहीं है, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं जब तक अपनी सेवाएं दे रहा हूं अपनी सेवाएं निःशुल्क दूंगा अपनी, ठीक है। मैं आपसे कोई कभी पैसा मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया है, मैं बस आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो जो है यहाँ पर आई बटन दिया हुआ है, तो आप इस आई बटन पर जाकर इसका टेस्ट सीरीज है उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप पर इस जो चैप्टर पर मास्टरी हासिल कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।